थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम माहिम म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से दिनेश सर बोल रहे हैं। तो आज हम साइंस 2 का लेसन नंबर 16 देखेंगे, अनुवांशिकता और परिवर्तन। अनुवांशिकता और परिवर्तन लेसन नंबर 16 है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स के बारे में हम देखेंगे। मेंडल्स का अनुवांशिकता का सिद्धांत, मेंडल ने क्या क्या किया था, हमारे हमको आज तक पता भी नहीं था बेटा। वो काम जो है मेंडल ने किया और हमको उसके बाद पता चला कि ये क्या है एक्चुअली। ये है अनुवांशिकता के बारे में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे कैसे संक्रमित होते हैं, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। अनुवांशिकी, तो सबसे पहले हमको आज के जो टॉपिक है हमारा वो है मेंडल का नियम। मींस मेंडल ने कौन से नियम बताए, क्या हुआ, कैसे उन्होंने किया, जो आज हमको भी पता नहीं होता वो मेंडल ने हमको बताया कि इस तरह से। वो भी उस समय, जब बहुत पहले की बात है, उस समय बताया कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या है, अनुवांशिकता के बारे में उन्होंने हमको बताया था, उसके बारे में आज हम देखेंगे मेंडल्स के नियम में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेंडल बारे में जान लेते हैं कि मेंडल कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था, क्या थे वो, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में 22 जुलाई 1822 में हुआ। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे। इनका जो है हेंजन डार्फ प्रांत के सिलियसन गांव में वो जन्मे थे। उसके बाद बताया ग्रेगन जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके उनके लक्षणों की अनुवांशिकता का अध्ययन किया। यानी हमारे जैसे अनुवांशिकता होते, हमारे जनुक होते, हमारे माता पिता से हमारे में जो गुण आते हैं, वो सर्वप्रथम मंडल यानी जो ग्रेगर जोहान मंडल है ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि हमारे माता पिता के गुण हमारे में कैसे आते हैं, क्या स्टेप होगी, कैसे उसके नियम होंगे, या क्या कौन से गुण हमारे बीच में या हम हमारे पेरेंट्स से हमारे बीच में आते हैं या हमारे बॉडी में आते हैं, हमारे शरीर पे आते हैं। ये सारी की सारी अनुवांशिकता के बारे में मेंडल्स ने नियम में प्रतिपादित किया। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि अनुवांशिकता क्या होता है। अनुवांशिक के बारे में हम जानेंगे बेटा सबसे पहले कि रियल में अनुवांशिकता क्या है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो तो मेंडल का नियम है, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेंडल ने जो नियम बनाए अनुवांशिक के ऊपर, यानी हमारे पेरेंट्स से हमारे में क्या अनुवांशिक आए, क्या समानता आई है, क्या डिफरेंट आया है, ये इनके नियम मेंडल्स ने बताए हैं। तो उससे सबसे पहले हम अनुवांशिकता के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली अनुवांशिकता यानी होता क्या है ना। 1822 की बात है जब मेंडल ने ये बताया था कि अनुवांशिकता के बारे में। तो पहले सबसे पहले सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। सभी जीवधारी, जैसे डॉग का बच्चा डॉग होगा, शेर का बच्चा शेर होता है ना, मटर का बच्चा मटर होता है, और हमारा बच्चा हम जैसे ही होता है। तो ये सारा का सारा उन्होंने बताया कि जितने भी जीवधारी हैं वो उन अपने समान संतान उत्पन्न करता है। अपने समान मीन्स मनुष्य का बच्चा मनुष्य, शेर का बच्चा शेर, सरसों का पौधे, क्या सरसों और आम के जो पौधे होते हैं वो आम का ही पौधे को उत्पन्न करता है। सभी जीवधारी में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जीवधारी में विशिष्ट लक्षण होते हैं जो माता पिता या पेरेंट्स उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं, फिर दूसरे से तीसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं। आप लोगों को पता होगा बेटा कि मैं अपने दादाजी जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा जैसे मैं हूँ,
कोई अगर हाइटेड है तो उनके जैसे मेरे भी हाइट हुई है। तो इस तरह से जो संक्रमण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या दर पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। इन्हीं जनुकों से संतान को प्राप्त इन लक्षणों को, यानी जो हमारे पेरेंट्स के जनुक है या हमारे नाना नानी के या दादा दादी के जनुक है, वो हमारे तक यानी संतान तक पहुंचते रहते हैं। इसी को बोलते हैं अनुवांशिकता। ओके, इसी को बोलते हैं अनुवांशिकता। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे जो जनुक है वो स्थानांतरित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, यही जो प्रोसेस है इसी प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। तो ये उन्होंने बताया। उसके बाद अनुवांशिकता के बारे में, ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में और पीढ़ी दर पीढ़ी ये पहुंचते रहते हैं उसको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं या फिर वंशागत लक्षण भी कहते हैं। इन्हीं अनुवांशिक लक्षणों की का एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति या अनुवांशिकता कहलाती है। यानी हमारे जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर जाते हैं तो वंशागति या अनुवांशिकता कहलाती है। हम बोलेंगे कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं या उनके जैसे हाइट है, तो ये अनुवांशिकता है। इस तरह से मेंडल ने हमको बताया। उसके बाद और है थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या किए थे उन्होंने। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक हम उनको बोल सकते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक हम उनको बोल सकते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव सिलिसियन में एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी जैसे हम लोग हैं साधारण परिवार में जन्मे थे, वैसे ही मेंडल भी एक साधारण परिवार में सिलिसियन नाम का एक गांव था, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। उनको बगीचे की देखभाल करना या फूल फ्लावर बगीचे पेड़ पौधे इनकी बहुत हैबिट थी बोल सकते, या बहुत अच्छा लगता था, वो काम करते थे वो। तो उन्होंने क्या किया था, मेंडल एक गिरजाघर में पादरी नियुक्ति हुई है। यानी गिरजाघर यानी हम बोल सकते हैं बगीचा में फूलों की देखभाल करना या फिर उनकी रक्षा करना। उनमें और क्या क्या अंतर होते हैं या समांतर होते हैं, समानता होती है या क्या क्या भिन्नता होती है, वो सारी की सारी जानकारी का संग्रह करना। ये उनमें एक मीन्स हम बोल सकते हैं कि उनको लगाव था कि नहीं मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जो थे मेंडल उन्होंने ये काम किया। इसलिए उनको एक बगीचे में पादरी की यानी उनकी रक्षा करने के लिए, बगीचे की रक्षा करने के लिए उनको वहां पे नियुक्त किया गया, चुना गया। तो उन्होंने उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही मटर के बीजों को एकत्रित करने की भिन्नता का अध्ययन किया। उन्होंने उसी बगीचे में देखा कि मटर की बीजे हैं, उनके बारे में उन्होंने अध्ययन करने की यानी उत्सुकता उनमें जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त किया कि मटर के दाने जो रहते हैं यानी मटर का जो पौधा होता है वो 1 साल से 3 साल के बीच में होता है। और 1 साल से 3 साल के बीच में बेटा तो उनके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश किया, क्योंकि उसमें कम समय लगता है। मटर का पौधा 1 से 3 साल तक वो जीवित रह सकता है। तो 3 साल में उनका जो भी जानना था उन्होंने वो जानने की कोशिश की और उसके बाद में उसका अध्ययन किया। यानी यहां से चालू होता है कि मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। क्या क्या है, सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये मटर का जो पौधा है उसके जो बीज हैं, कोई बीज होते थे झुर्रीदार, कोई होते थे स्ट्रॉन्ग, कोई होते थे कमजोर। इस तरह से उन्होंने सभी बीज को इकट्ठा किया और उनका सबका अध्ययन किया और उसी बीज से उन्होंने प्रभावी और अप्रभावी
प्रभावी और अप्रभावी, इस तरह से उन्होंने जनुकीय के बारे में प्रतिपादित किया। मींस उनको लगा, उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मटर के बीज का उपयोग किया, लेकिन ये मटर के जो बीज थे, ये जो उनका सफल होने के बाद उन्होंने हमको बताया कि रियल में इंसान में या भी जितने भी प्राणियां हैं या जितने भी जीवधारी हैं हमारे पृथ्वी पर, सभी के सभी में ऐसा ही होता है। उन्होंने ये प्रयोग मटर के दाने पर करके ये सिद्ध किया कि रियल में सभी के साथ और सभी के जीवन में ऐसा ही होता है, जो फिर आगे चलकर उन्होंने मेंडल का नियम बनाया। इस तरह से है। तो मेंडल का नियम देखेंगे। मेंडल ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के लिए मटर के भिन्न भिन्न यहाँ मटर के भिन्न भिन्न वाले प्रजातियों को उगाया। उन्होंने मटर को के जो दाने हैं या उनके जो बीज हैं, उनके भिन्न भिन्न जो अलग अलग बीज है उनको उगाया, देखा क्या हुआ। उनके बाद 2 वर्ष तक पौधे में परस्पर विरोधी गुणों वाले पौधों में स्वपरागन कराया। यानी 2 वर्ष तक उन्होंने देखा, सबके जो दाने थे किसी के अलग थे, किसी के बड़े थे, किसी के छोटे थे, किसी के बौने थे, किसी के हाइटेड थे, किसी के ग्रीन थे, किसी के पीले थे या फिर कम ग्रीन थे। हम ये बोल सकते, कोई स्ट्रांग था, कोई झुर्रीदार था। इस तरह से उन्होंने सारे पौधे के जो बीज थे यानी मटर के जो दाने थे उनके बारे में पूरा अध्ययन किया और उनको समझ में आया और सारे मटर के दाने को इकट्ठा किया और उसके बाद उनका नियम शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी 2 मटर के दाने को उठाया और उनका स्वपरागन कराया। स्वपरागन यानी संयोग, उनको मिलाया। उनको मिलाने के बाद में कुछ तो भी हो जाता है उनमें। स्वपरागन कराने के बाद उनमें सहयोग होने के बाद में वहां पे तीसरा जन्म लेता है, यानी तीसरा पौधा आ जाता है, ये बोल सकते हैं हम। या तीसरा कुछ मटर के दाने आ जाते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने अध्ययन किया और फिर फाइनली रिजल्ट हमारे सामने रखा। जो क्या है वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, इस तरह से उन्होंने दाने लिए। जब सबसे पहले प्रभावी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है प्रभावी है, ये प्रभावी लिखा है, ये अप्रभावी। प्रभावी यानी स्ट्रांग वाला और अप्रभावी यानी थोड़ा कमजोर वाला। ऐसे उन्होंने सभी दाने जो लिए हैं वो बताया है। जैसे ये है गोल, ये जो मटर का दाना है वो टोटल गोल है, पहला वाला। दूसरा वाला दाना लिया वो झुर्रीदार है। ये नीचे वाला ये झुर्रीदार है। ये लाल वाला लिया, ये हरा वाला लिया, ये भी लाल वाला लिया, ये सफेद वाला लिया। इस तरह से अनेक प्रकार के जो भी मटर के दाने उनको दिखे, सबका उन्होंने अध्ययन किया, अपने आप में उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद क्या हुआ ये हम देखते हैं। अध्ययन करने के बाद अनुवांशिकता, उसके बाद में उनको पता चला कि क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग में उन्हीं पौधों को चुना जिसमें 3 वर्ष तक शुद्ध जनक, उदाहरण के लिए पुष्प, लाल पुष्प, शुद्ध जनक का अभिप्राय लाल पुष्प वाले पौधे की उत्तरोत्तर संतानों में लाल रंग के पुष्प का ही उत्पन्न होता है। उन्होंने ये बताया कि जो लाल रंग का या हरे कलर का अगर उन्होंने मटर लिया, उनमें उनका संयोग यानी स्वपरागन कराने के बाद ऑलरेडी तीसरा जो उत्पन्न होता है वो स्वपरागन से जो उत्पन्न होता है वो वैसा ही, यानी उसमें जो अनुवांशिक होते हैं वो वैसा ही होता है। उन्होंने ये बताया। मीन्स जैसे उदाहरण के लिए देखो बेटा कि हमारे जो मम्मी पापा हैं या मेरे जो मम्मी पापा होंगे या है, तो उनके जो गुण होंगे, उनके जो जनुक होंगे हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में, उनके जनुक ट्रांसफर होके आए हैं। जैसे मेरे पापा अगर बहुत हाइटेड है तो मैं हाइटेड हो गया, या मेरी मम्मी जो है वो कम हाइटेड है तो मैं कम हाइटेड हो गया। इस तरह से हमारे जो गुण है या उनके जो गुण है वो हमारे बॉडी या हमारे शरीर में संक्रमित हो गए।
ये उन्होंने मटर के दाने पर करके देखा। उन्होंने देखा एक स्ट्रांग वाला लिया और दूसरा स्ट्रांग वाला लिया तो ऑलरेडी स्ट्रांग ही हो गया। तीसरा जो भी पैदा होने वाला था या बर्न होने वाला था वो मटर का पौधा वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन उन्होंने क्रॉस चेक किया, फिर से एक स्ट्रांग वाला लिया, एक झुर्रीदार वाला लिया मटर का दाना, उनको फिर से क्रॉस किया तो उनमें जो है वो किसी एक के ही गुण उसमें आ जाते हैं, दोनों के गुण नहीं आते। इस तरह से उनको ये समझ में आया कि एक समान लेने पर समान आता है, लेकिन डिफरेंट लेने पर डिफरेंट भी आ सकता है, समान भी आ सकता है। इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा अध्ययन किया और फिर हमारे सामने नियम बनाया। वो नियम बनाने के बाद हमको पता चला कि इस तरह से वो नियम होगा। जैसे कि मेंडल ने 3 प्रकार के नियम बनाए। उसमें सबसे पहले जो है वो है प्रभावित का नियम। दूसरा है पृथक्कन या युग्मक की शुद्धता का नियम। यानी पहले प्रभावी का नियम बताया उन्होंने कि प्रभावी यानी हो सकता है कि भाई जैसे मेरे जो पेरेंट्स होंगे अगर कोई हाइटेड होंगे तो मैं भी हाइटेड होगा तो ये प्रभावित हो गया। और मम्मी या फिर जो भी दूसरा लिंग होगा वो अगर बौने होंगे या झुर्रीदार होंगे तो वो भी झुर्रीदार होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में बताया। यानी सबसे पहले जो उन्होंने 3 नियम बताए उसमें से पहला प्रभावित का नियम, दूसरा है पृथक्कन का नियम और तीसरा है स्वतंत्र का नियम यानी स्वतंत्र अपव्यहन का नियम। इस तरह से उन्होंने 3 नियम बताए। मेंडल ने 3 नियम बताए और ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 9th क्लास की पेज नंबर 184 पेज में आप देख सकते हैं। 184, 185, 186, 187 इस तरह से चारों पेज में आप देख सकते हैं इसके बारे में, मेंडल के बारे में। तो ये जो नियम है वो क्या है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा आज, जो मेंडल ने नियम बताए हैं। पहला देखते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है ये हम पहला देखते हैं। यहां से देखो प्रभाविता का नियम, मेंडल ने जो पहला नियम बताया, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे, अब मैंने यहाँ क्या बोला है, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे, आपको बिल्कुल माइंड में आ जाना चाहिए कि शुद्ध लंबे यानी टोटल हाइटेड। ओके, आपको डायरेक्टली मेरे जो वर्डिंग रीड करने के बाद आपको डायरेक्टली माइंड पे आ जाना चाहिए। शुद्ध यानी एकदम क्लीन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, हमको ये सोचना है। यानी बिल्कुल क्लीन है, स्ट्रांग है, इसको हम प्रभावी भी बोल सकते हैं। शुद्ध को प्रभावी भी बोला जाता है और अशुद्ध को अप्रभावी भी बोला जा सकता है। जैसे कि वो झुर्रीदार रहेंगे या फिर थोड़े से बौने रहेंगे या फिर छोटे रहेंगे या फिर कमजोर रहेंगे, इस तरह से जो रहेगा वो अप्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे हम देखो पहले वाले उन्होंने नियम में क्या बताया, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण यानी क्रॉस कराया जाता है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने यानी एक बड़ा है एक हाइटेड है, हम ये सोच सकते हैं, या एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, हम ये भी सोच सकते हैं। तो उनमें जब क्रॉस कराया जाता है तब क्या होगा देखो, तो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी होगा या दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा होता है। यानी मेंडल ने पहले नियम में ये बताया, अगर हमारे पेरेंट्स में कोई एक या हमारे बीजों में कोई एक स्ट्रांग है या हाइटेड है और एक छोटा है या बौना है, तो उन दोनों का जब क्रॉस होता है तो जो वर्ण होता है, जिस बच्चे का वर्ण होता है या जो मटर के पौधे का जो वर्ण होता है वो एक तो हाइटेड होगा या फिर हाइटेड न होगा।
ये दो ही चीज संभव हो सकती है, यानी हाइटेड होगा तो प्रभावी होगा, यानी उनमें जो भी होगा, जो भी दोनों में से दोनों पेरेंट्स में से जो भी होगा वो प्रभावी भी हो सकता है या फिर अप्रभावी भी हो सकता है, ऐसे मेंडल ने पहले नियम में बताया। क्लियर हो रहा है ना बेटा आपको? क्या होगा कि एक स्ट्रांग वाला लिया, एक प्रभावी वाला लिया, शुद्ध प्रभावी वाला लिया और एक अशुद्ध अप्रभावी वाला लिया, दोनों में क्रॉस कराने के बाद प्रभावी भी पैदा हो सकता है या फिर अप्रभावी भी पैदा हो सकता है, उन्होंने ये बताया। यानी कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होगा कि दोनों होंगे या दोनों के आधे आधे होंगे, इस तरह से कंपलसरी नहीं होगा। यानी मटर के दाने पर इन्होंने ग्रेगर जोहान मेंडल ने सिद्ध करके बताया और रियल में वो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यानी मैं अगर हाइटेड हूं, इसका मतलब मेरी मम्मी या मेरे पापा हाइटेड हो सकते हैं। दोनों हाइटेड होंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं भी हाइटेड हो जाऊं, या दोनों में से एक हाइटेड होगा तो भी जरूरी नहीं है कि मैं हाइटेड हो जाऊं। यानी उन्होंने बताया कि इन दोनों को अगर अलग अलग भी होंगे तो इनमें जो प्रभावी वाला गुण होगा वो ही हमारे चाइल्ड में आएगा, इस तरह से उन्होंने बताया। यानी अगर प्रभावी वाला जो मटर का दाना होगा वो अप्रभावी वाले से जब संक्रमण करेगा तो प्रभावी वाला ही होगा और अप्रभावी वाला जो उसका है छिप जाता है, ऑटोमेटिकली उनके गुण उनमें दिखाई नहीं देते, इस तरह से होता है। तो ये उन्होंने प्रभावित का नियम में बताया, पहला नियम में। देखो क्या होता है प्रभावित का नियम में, क्या हुआ, शुद्ध, यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, शुद्ध लंबा पौधा लिया, टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब ये टी क्यों लिया? क्योंकि आप लोगों को पता होगा बेटा, हमारे जितने भी सजीव हैं उनके शरीर में, यानी मानव के शरीर में 23 गुणसूत्र होते हैं, आपको शायद पता है। XX स्त्रीलिंग में होते हैं और YY पुरुष पुल्लिंग में होते हैं, तो आप लोगों को ये पता है। इसीलिए मैं आप यहाँ पे जो है शुद्ध लंबा पौधा है टीटी लिया गया है और शुद्ध बौना पौधा है उसको स्मॉल टीटी लिया गया है, यानी छोटा टी, इन दोनों के बीच में कराया गया है। तो सभी पौधे जो है वो संकर होने के बाद में जो होंगे वो एक, यहाँ का एक टी आ जाएगा और यहाँ का एक टी आ जाएगा, यानी यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी, इस तरह से उनमें लक्षण आएंगे आधे आधे। लेकिन जो स्मॉल टी जो रहेगा वो अप्रभावी है, तो वो छिपा रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। यानी जो संतान होगी उसमें वो स्मॉल टी जो रहेगा उसके जो लक्षण होंगे वो हमको दिखाई नहीं देंगे, हमको प्रभावी वाले ही लक्षण बाहर दिखाई देंगे। इस तरह से मेंडल ने पहले नियम में बताया। ओके बेटा, अभी शायद आपको एग्जाम्पल से ये सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है पृथक्करण का दूसरा नियम। पृथक्करण का दूसरा नियम में बताया उन्होंने कि क्या हुआ जब, अब तो ये हमारी बात हो गई, अब इसके आगे की जो है दूसरा नियम में आया, जब प्रथम संतानी पीढ़ी, यानी उदाहरण के लिए मुझे ले लो, आप मुझे ले लो, मेरे माता पिता से मैं हो गया, अब आप मुझे ले लो, प्रथम संतानीय पीढ़ी को मुझे ले सकते हैं आप F1 में। यह विषम युग्मानुचित पौधे में स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो द्वितीय संतानी यानी जो मेरे होने वाले जो बाद वाले F2 रहेंगे वो सदस्य विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में होता है। यानी अगर मैं अपने माता पिता के जैसा हूं तो मेरे जो होने वाले संतान F2 होंगी वो हमारे जो हैं वो एक निश्चित अनुपात में होता है, चाहे वो लंबे लंबे हो सकते हैं, चाहे बौने बौने हो सकते हैं, चाहे गोरे गोरे हो सकते हैं, चाहे काले काले हो सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ये दूसरे नियम में बताया। यानी मैं या फिर हम सभी बच्चों या सभी मैं भी स्टूडेंट अगर हूं तो फिर क्या होगा बेटा कि जो जैसे मेरे भाई होंगे, मेरे भाई मेरे जैसे नहीं होंगे, या मेरी बहन मेरी जैसे नहीं होंगे, लेकिन हम तो है दोनों ही अपने पेरेंट्स के बच्चे, है ना। तो वैसे ही ये जो है मेंडल जो है उन्होंने मटर के दाने पर ये सिद्ध किया और आज हम इसको मान रहे हैं।
क्योंकि मेरी बहन और मेरा जो भाई होगा वो हम दोनों एक ही माता पिता से आए होंगे, लेकिन फिर भी हमारे में भिन्नता दिखाई देती है। ऐसा उन्होंने बताया कि एक ही पेरेंट्स से आने के बाद भी इनके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे भिन्नता दिखाई देंगी, यानी सारे के सारे अलग अलग दिखाई देंगे, वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ये उन्होंने बताया। इस तरह से सेकंड नियम उन्होंने परिपादित किया। दूसरी संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्य परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में होता है, उसी को पृथक्करण का नियम कहा जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। यानी मेरी जो भाई बहन होंगे वो सारे के सारे एक निश्चित अनुपात में हुए होंगे, या किसी भी मटर के दाने या किसी भी डॉग के दाने या किसी भी एनिमल्स के जो चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं डिफरेंट होंगे और एक निश्चित अनुपात में होंगे, वो उन्होंने बताया। जैसे कि पे पृथक का नियम में उन्होंने देखा क्या होगा, जैसे शुद्ध यहाँ पे दिया गया है, शुद्ध लाल पौधे प्रभावी वाले लिया, शुद्ध लाल पौधा प्रभावी वाला लिया जो कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट किया, और यहाँ पे शुद्ध बौने पौधे अप्रभावी वाला लिया जो स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोटेड किया। इन दोनों का कैपिटल टी और स्मॉल टी का दोनों का क्रॉस करवाया। तो इस तरह से हमारे जो है ये हम पहली पीढ़ी, यानी मैं बोलो या आप बोले, ये जो है हमारी पहली पीढ़ी हो गई। उदाहरण के लिए आप मुझे मान लो, तो मुझे मेरे में जो भी गुण होंगे वो कैपिटल टी एक आया, इसका मतलब समझना है कि मैं शुद्ध लंबे पौधा और प्रभावी रहूंगा। तो एक कैपिटल टी भी आता है हमारे शरीर में, एक अगर गुण आते हैं पेरेंट्स के तो हम शुद्ध होते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया। लेकिन जहां दोनों छोटे छोटे होंगे या दोनों ऐसे भी हैं, क्योंकि निश्चित अनुपात में उन्होंने होता है ऐसा बताया था, तो यहाँ पे भी अनुपात हुआ है। कैसे अनुपात हुआ है वो देखते। इन दोनों में अगर क्रॉस अगर होता है, आपस में क्रॉस होता है, तो एक बड़ा टी दूसरे बड़े टी के साथ होगा, एक बड़ा टी छोटे टी के साथ होगा, यहाँ पे एक छोटा टी बड़ा टी के साथ होगा, और चौथा जो होगा वो एक छोटा टी और छोटा टी के साथ होगा। यानी यहाँ ये वाला शुद्ध होगा और ये थोड़ा सा कुछ अनुपात में होगा इनका डबल, और यहाँ पे ये सिंगल जो होगा वो अप्रभावी वाला होगा, यानी इस तरह से उनका अनुपात होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर उसको बताता हूँ आपको किस तरह से। 1.2.3 अनुपात 2:1, इस तरह से ये उनका जो प्रथम वाला होगा, यानी जो मैं होगा, जो मेरे होने वाले चाइल्ड होंगे बेटा, वो इस तरह से अनुपात में होंगे, यानी 1:2:3, क्योंकि ये जो 1 होगा पहला वाला ये टोटल शुद्ध होगा, और ये जो होगा सेकेंड वाला जो 2 है आपको जो बताया गया है, सेकेंड वाला 2, ये दोनों का इसमें सारे गुण होंगे, पेरेंट्स के गुण होंगे, मम्मी के भी गुण होंगे और पापा के भी गुण होंगे, और इसमें सिर्फ मम्मी के ही गुण होंगे, इस तरह से उन्होंने बताया। यानी ये जब नियम उन्होंने बताया तो ये हुआ कि टोटल स्वतंत्र रूप से होते हैं, यानी टोटल का टोटल पेरेंट्स के गुण में से पापा के भी हो सकते हैं, मम्मी के भी हो सकते हैं, या पापा और मम्मी के दोनों के मिलाकर भी हो सकते हैं, ये सेकंड नियम में उन्होंने बताया। और इसी के अनुसार आज हमारी जो पीढ़ी है बेटा वो इसी पर ही निर्भर है। ये कब की बात है, 1822 में उन्होंने किया था प्रयोग, और ये आज भी सिद्ध हो रहा है अनुवांशिकता के बारे में। 1822 की में इन्होंने प्रयोग किया था, वो भी मटर के पौधे पे के दाने पर, और वो आज रियल में जो है सजीव पर भी ये साबित हो रहा है कि रियल में मेरे जो भाई बहन होंगे या मेरी जो बहन होगी वो मेरे जैसे नहीं, वो एक निश्चित अनुपात में होंगे, वो मम्मी के जैसे होंगी, कोई पापा के जैसे होंगे, कोई मम्मी पापा के जैसे होंगे, इस तरह से वो स्वतंत्र रूप का अपनाकर वो करते हैं। उसके बाद में है थर्ड वाला नियम के बारे में, मेंडल ने थर्ड नियम भी बताया, स्वतंत्र अपविवहन का नियम, उन्होंने थर्ड वाला नियम भी बताया। तो थर्ड नियम में थोड़ा सा देख लेते हैं कि थर्ड नियम में क्या हुआ। इस प्रकार के संकरण यानी संयोग,
यानी क्रॉस करना। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो इस कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण में प्रभावित नहीं होती। यानी तीसरे नियम में ये बताया मेंडल ने बेटा कि जो भी हमारे पेरेंट्स होंगे उसका जो उनके जो संतान होंगे या जो शेर के बच्चे होंगे उनके जो संतान होंगे या पौधे के जो दाने होंगे या उनके जो संतान होंगे वो अपना एक स्वतंत्र रूप धारण करता है, यानी अपना खुद का स्वतंत्र रूप धारण करता है। ऐसा मटर के दाने पर उन्होंने बताया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे, किसी के अगर 5 चाइल्ड होंगे तो सारे के सारे एक जैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के चाइल्ड अगर 7 होंगे तो सारे के सारे लंबे लंबे होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सारे के सारे बौने होंगे या थोड़े ठिंगने होंगे, बौने होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। या सारे के सारे गोरे होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। या सारे के सारे काले होंगे, इस तरह से भी जरूरी नहीं है। वो अपना स्वतंत्र रूप धारण करते हैं। वहां से एक दो हाइटेड होंगे, एक दो गोरे होंगे, एक दो काले होंगे, एक दो बौने होंगे, इस तरह से वो जो चाइल्ड होंगे वो हो सकते हैं। यानी उन्होंने थर्ड नियम में ये बताया कि जितने भी प्रयोग या क्रॉस होते हैं दुनिया में, सजीवों में जितने भी क्रॉसेस होते हैं, जितना भी सहयोग होता है, उन सब में अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रयोग या स्वतंत्र रूप से अलग अलग उनका फेस, उनके हाइट, उनकी जो अलग अलग धारणाएं या उनके अलग अलग जनुक अपने स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। उन्होंने ये भी तीसरे नियम में बताया। इस तरह से उन्होंने तीसरा नियम बताया जो स्वतंत्र अपवहन का नियम है, यानी खुद का एक अपवहन, यानी जो अगर स्ट्रांग होंगे तो स्ट्रांग ही होंगे। कोई स्ट्रांग और बौना होगा तो स्ट्रांग बौना भी हो सकता है, कोई बौना होगा तो सिर्फ बौना भी हो सकता है। यानी उन्होंने अपना ये इसका एक स्वतंत्र का बताया। आप इस तरह से उन्होंने बताया स्वतंत्र में, यानी पीढ़ी दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी पीढ़ी में संतानों के दोनों लक्षण, गोल आकार व पीला रंग या झुर्रीदार आकार या हरा रंग, इस तरह से अगर उन्होंने लिया तो F1 पीढ़ी में अलग अलग प्रभाव और F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रभाव होंगे। तो इस तरह से उनका जो हुआ है वो 9:3:1 इस तरह से उनमें अनुपात में धारणा और अनुपात में जनुकों का विभिन्न बंटवारा होकर आया। यानी ये कैसे आया, इसका थोड़ा सा हम टेबल के अनुसार हम देख लेते हैं कि रियल में जो पहले सेकेंड वाले इसमें बताया था उसमें कितना अनुपात बताया था, 1:2:3 इस तरह से था। अब थर्ड वाले में क्या बताया, 9:3:1 इस तरह से। अगर दो भिन्न भिन्न जनुकों में, अगर दो भिन्न भिन्न इसमें क्रॉस करवाए तो 1, 2 और 1 इस तरह से आता है। लेकिन अगर जब मेंडल ने दोनों समान को क्रॉस करवाया तो क्या आएगा, 9:3:1 इस तरह से अनुपात में उनके जो चाइल्ड है वो इस अनुपात में उत्पन्न होते हैं, इस अनुपात में उनका बर्न होता है। इस तरह से उन्होंने तीसरे नियम में बताया। वो थोड़ा सा हम टेबल देख लेते हैं किस तरह से उनका जो है अनुपात में होता है। ये देखो, ये टेबल को समझो थोड़ा। इस टेबल में आपको बताया गया है अभी तक के दो भिन्न भिन्न लिया गया था, दो भिन्न भिन्न लिया गया था, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह से दो भिन्न भिन्न लिया गया था। लेकिन दो भिन्न भिन्न में
उनका जो अनुपात हुआ था वो 1.2, 2.1 इस तरह से हुआ था। लेकिन अब मेंडल ने दो समान गुणसूत्र वाले जो है मटर के दाने पर फिर से उन्होंने ऐसा करके देखा, दो समान यानी क्या हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल वाला लिया और पीले बीज लिया, गोल वाला लिया पीले बीज लिया, इधर भी गोल वाला लिया और पीले बीज लिया, यानी दोनों समान जो लिया है, दोनों बीज जो लिया है वो बिल्कुल सेम लिया है। अगर सेम का भी क्रॉस होता है तो क्या क्या हो सकता है, उन्होंने ये भी निश्चित करके देखा और हमारे सामने इस 9, 3, 3 और 1 का अनुपात उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने सेम लिया तो क्या क्या हो सकता है, ये बताया। यानी गोल वाला लिया, एकदम स्ट्रांग गोल, आप ऊपर देख सकते हैं, और पीले पीले रंग का लिया, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, स्ट्रांग गोल लिया और पीले रंग का लिया। तो इनमें क्रॉस करके देखा, दोनों समान बीज लेकर देखा और उनमें क्रॉस करके देखा, संयोग करके देखा, तब उनको पता चला कि सारे समान अगर लेते हैं तो इस प्रकार का जो संतान होती है उनमें इतने 9.3.3 या 9:3:3:1 इस तरह से जो है उनमें बट जाता है, उनमें जो पैदावार की जो है वो उनमें गुण बट जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसी का क्रॉस में कैसा, ये जो आर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला आर, ये कैपिटल जो आर दिखाई दे रहा है, इसका कैपिटल वाई से क्रॉस जोड़ना है, इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई से जोड़ना है, जो मैंने यहाँ लिख दिया, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से जोड़ना है, जो मैंने यहाँ लिखा। अब स्मॉल आर को, ये स्मॉल आर है जो है, स्मॉल आर ये जो मैंने उंगली रखा है, इसको कैपिटल वाई यानी पहले वाले से ही जोड़ना है, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर क्या लिया, इस कैपिटल वाई को, कैपिटल आर को फिर कैपिटल वाई से जोड़ना है, जो स्मॉल वाई से जोड़ना है, सेकेंड वाले से जो यहाँ पे आ गया, ये पीछे वाले से जोड़ना है जो यहाँ आके गया, और इसी स्मॉल आर, अभी ये स्मॉल आर बच गया और एक स्मॉल वाई बच गया, ये वाला, तो ये स्मॉल आर और स्मॉल आर को जोड़ देना है और इनका आपस में ही क्रॉस संयोग करवाना है, यानी सेम ये जो लिखा है कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इधर जो लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर जो लिखा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इधर भी स्मॉल आई स्मॉल आर, यानी आपस में इन्होंने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वाले का ही करके देखा संयोग, तो क्या होता है ये उन्होंने अनुमान लगाया, उनको इस सारणी के अनुसार इस तरह से समझ में आया कि जब इन दोनों का, यानी मैं क्लियर कर रहा हूं ये सब, जब इन दोनों का क्रॉस करके देखा, किसका, कैपिटल वाई और कैपिटल आर का क्रॉस करके देखा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, तो क्या आया, 2R और 2Y आ गया, 2R आ गया, ये एक आर आ गया, ये वाला एक आर आ गया, ये यहाँ पे आ गए 2R और 2Y, दोनों कैपिटल हो गए, यानी ये जो था, ये जो है RR, ये क्या है, गोल है, आपको ध्यान में रखना, ये क्या है, गोल है, तो ये गोल भी आ गए, और जो कैपिटल Y है ये क्या है, पीले हैं, यानी पीले हैं, तो आपको क्या करना है, कैपिटल आर को मैंने यहाँ पे रेड से डिनोट कर दिया, कैपिटल आ गए तो रेड से मैंने डिनोट कर दिया। अब मैं पहला और सेकंड का देखूंगा, ये वाला फर्स्ट, फिर से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, अब देखो ये फर्स्ट और ये वाला लेना है, मैंने पहले ये और इसको लिया था, इसमें क्रॉस करके देखा, तो एक कैपिटल आर और एक दोनों स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई आ गए। अब इसमें और इसमें करके देखना है, इन दोनों में क्रॉस करके देखना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर है तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, तो ये देखो आ गया, इस तरह से मैंने करके देखा। तो आपको ध्यान में रखना है, एक भी अगर कैपिटल आर आता है तो वो गोल वाला होगा,
इसको ध्यान में रखना है। वो गोल वाला पीला होगा, यहाँ दिया है देखो, एक भी अगर कैपिटल आर आता है तो गोल वाला पीला होगा, ये ध्यान में रखना है। एक भी अगर कैपिटल आर आता है तो वो गोल वाला होगा, इसको ध्यान में रखना है। वो जरूरी नहीं है पीला होगा, मैंने सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को पीला बता रहा हूं। तो इसका इसके साथ क्रॉस किया तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब फिर से मैंने इसको क्लियर किया। अब ये फर्स्ट और ये थर्ड, इसका क्रॉस करना है और वो यहां लिखना है कैपिटल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर आ गया। फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ गया। इस तरह से हम सारे का, फिर ये वाला सब हो गया, इसका प्रोसेस इसके साथ हुआ तो यहां लिखना है। फिर अब ये पहली वाली लाइन हो गई, तो इसका प्रोसेस सेकंड वाले का ये इसके साथ करना है। फिर ये सेकंड वाले का ये सेकंड के साथ करना है, ये सेकंड वाले का ये थर्ड के साथ करना है, फिर इसका ये फोर्थ के साथ करना है, फिर सेम इसका इसके साथ करना है, 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 इसका इसके साथ करना है। तो इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो आर थे, कैपिटल जहां आर है, देखो यहाँ कैपिटल आर है, मैंने यहाँ कैपिटल आर लिखा है। मैं फिर से क्लियर करता हूं, एक भी कैपिटल आर है तो मैंने यहाँ कैपिटल आर लिखा है, यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ एक कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर, यहाँ पे भी एक कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ एक भी कैपिटल आर नहीं है, एक भी कैपिटल आर नहीं है, यानी स्मॉल आर है। तो स्मॉल को मैंने यहाँ पे कुछ दिया है झुर्रीदार, स्मॉल को मैंने दिया है झुर्रीदार, जिसको मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया। ओके, अब यहां देखो, उसके बाद यहां फिर से एक स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, यानी ये झुर्रीदार हो गया, यानी ये अप्रभावी हो गया। अब यहाँ पे भी स्मॉल आर है और स्मॉल आर है, ये भी झुर्रीदार हो गया, अप्रभावी हो गया। यानी कितने आए हैं अप्रभावी वाले, एक, दो और एक, तीन, ये तीन का अनुपात हो गया। और ये गोल पीला कितने आए हैं, 1 2 3 4, ऐसे टोटल 9 होंगे, जिसमें कैपिटल आर होंगे वो टोटल ऐसे 9 होंगे, तो ये 9 हो गया। ये झुर्रीदार वाले 3 आ गए। अब यहाँ पे गोल हरा, गोल हरा यानी क्या होगा, जिसमें छोटे y जो होगा सेकंड अप्रभावी वाला वाई वाई, ये जो हो गए ये स्त्रीलिंग हो गए, तो इसको मैंने ग्रीन वाला कर दिया। तो वाई वाई जहां होंगे, इसमें वाई वाई है, तो ऐसे यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। ये एक वाई वाई, ये एक वाई वाई, ये एक वाई वाई, 3 हो गए, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ भी एक वाई है तो 4 क्यों नहीं लिखा, लेकिन इस वाई के साथ स्मॉल आर और स्मॉल आर है, इसलिए ये जो है वो शुद्ध जो है, शुद्ध बवना बोल सकते हैं या शुद्ध झुर्रीदार हम बोल सकते हैं। इस तरह से वो एक हुआ, यानी 3 9 सॉरी 9 3 3 1, इस तरह से इनका जो है अनुपात में आपको आया। ये कब आया, जब वैज्ञानिक मेंडल ने समान गुणधर्म वाले बीज जो है मटर के दाने हैं उनको का क्रॉस कराने के बाद उनकी जो संतान हुई है, वो उनका संतान का अनुपात 9:3:3:1, इस तरह से उनके सामने आया। और ये सिद्ध आज भी हो रहा है। बेटा ये जो तीनों नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये समझा होगा, मैं होप करता हूं कि आपको सारा का सारा तीनों नियम समझ में आया। एक बार आप अपने बुक का जो है पेज नंबर 184 185 187 हेलो सर। तो बेटा ये 9th लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जो पेज नंबर 186, 87, 188 में है, इसको आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर से सारे के सारे जो है मेंडल्स ने अपने नियम मटर के दाने पर बनाया। ये प्रयोग कर पर आज भी ये सारा का सारा सफल सिद्ध हो रहा है। तो बेटा आज का हमारा यही टॉपिक एंड होता है, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।